हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं केवीएस मदन सर का यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो किताब है लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8 नंबर एडिशन। तो उस किताब में से हम लोग समझेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे पहले यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो है उसमें इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए और इतना सारा भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच आप लोग को। तो इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं लेक्चर का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इम्पैक्टिका क्लास है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में मैं अपलोड कर देता हूँ जो पीडीएफ होता है लेक्चर का। फिर हम लोग देखेंगे रिसर्च बायस। तो रिसर्च बायस क्या हो गया? बायस का मतलब हो गया आप जब किसी चीज को सपोर्ट करते हो तो सबसे पहले आ गया आपका एक्सटर्नल बायस। एक्सटर्नल बायस में क्या आ गया आपका? जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, जैसे हम लोग के कल्चर के ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मान लीजिए आपको रिसर्च दिया गया कि डिवोर्स जो है वो आपका अच्छा है या फिर बुरा है। तो हम लोग के इंडियन कल्चर में अगर देखा जाएगा तो डिवोर्स को काफी नेगेटिव देखा जाता है। तो रिसर्चर के काम पे अगर इसका इफेक्ट पड़ेगा तो ये हो गया एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। फिर पर्सनल बायस कि रिसर्चर डिवोर्स के बारे में क्या सोचता है। फिर आते हैं ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर बायस मतलब क्या हो गया कि आप मान लीजिए सैंपल लेते हो कि आपने सैंपल लिया 10 लोगों का, तो 10 लोग कैसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं डिवोर्स को। मान लीजिए वो पहले से सोचते हैं कि डिवोर्स बुरा है या फिर अच्छा है, तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वर बायस। फिर आगे एक्सपेक्टेंसी बायस। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मान लीजिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे रिसर्च का रिजल्ट निकलेगा कि डिवोर्स जो है वो बुरा है, तो आप जानबूझ के ऐसा क्वेश्चंस पूछोगे ताकि ऑब्जर्वर या फिर जो सैंपल है वो आपको ऐसा रिप्लाई दे कि डिवोर्स जो है वो बुरा है। तो ये है आपका एक्सपेक्टेंसी बायस। फिर आखिर में प्लेसिबो, तो आप सबको पता है प्लेसिबो बायस। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे देखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर हम लोग देखेंगे कि गीता को मैथमेटिक्स में सेकेंड हाईएस्ट मिला है। तो यहाँ पर हम एक ही क्राइटेरिया जो कि है मैथमेटिक्स, उसी पे डिसाइड कर रहे हैं कि गीता को कितना मार्क्स मिला है। तो ये हो गया आपका सिंपल क्लासिफिकेशन। फिर आते हैं मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर बहुत सारे क्राइटेरिया पे डिसाइड किया जाए तो गीता का हम लोग देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हम लोग देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे गीता का स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। फिर हम लोग क्या कर देखेंगे गीता का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होता है उसमें कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो किसी का अगर बहुत सारे क्राइटेरियाज पे उसको जज किया जाएगा तो उसे कहा जाता है आपका मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फिर आता है आपके क्लास इंटरवल्स। तो फिर क्लास इंटरवल्स अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर गीता का देखा जाए तो मैथमेटिक्स में मान लीजिए गीता को 70 मार्क्स मिला। तो हम लोग क्लास इंटरवल में अगर देखें तो देखा जाएगा कि 80 से 100 जिसको मिला है उसका ए ग्रेड ए, जिसको आपके 70 से 50 तक मिला है उसको बी, 50 से मान लीजिए 30 तक मिला है उसको सी। तो गीता का यहाँ पर हम लोग ग्रेडिंग क्या देखेंगे? गीता का ग्रेडिंग कितना मिला है? तो गीता को ग्रेडिंग मिला है बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में आपका डिफरेंस जो है वो आपका 20 का है। तो इसे कहा जाता है आपका क्लास इंटरवल। फिर हम लोग टेबुलेशन, मतलब जब सब कुछ नोट डाउन करेंगे उसे कहा जाता है आपका टेबुलेशन। फिर देखेंगे एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्वालिटेटिव, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा मेन थीम। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू देखता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है, प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है। अब इस पे मैंने कोड असाइन किया है। अभी हम लोग ने समझा था कि कोड क्या है। तो यहाँ पर देखिए कोड उन्होंने क्या दिया है। साउंड क्वालिटी एक कोड है, वैल्यू फॉर मनी, प्राइस रेंज, ईयर वारंटी, मस्ट बाय, ये सब एक कोडेड वर्ड्स है। मतलब ये वर्ड अगर रिव्यूज में रहेगा तो ये सब वर्ड्स आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर क्लासिफाइड रेस्पॉन्स। क्लासिफाइड रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? देखिए अब अभी अगर आप अमेजन पे देखेंगे तो आपके दो क्लासिफिकेशन है, एक है पॉजिटिव रिव्यू और एक रहता है आपका नेगेटिव रिव्यू। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ रिव्यू होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिव्यू में आप क्लासिफाई कर सकते हो कि आपको क्या देखना है, पॉजिटिव देखना है या फिर नेगेटिव रिव्यूज देखना है। फिर इंटीग्रेट करोगे थीम इन योर रिपोर्ट। आप ओवरऑल एक थीम बनाओगे कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिले और ओवरऑल एक आपका क्या अंडरस्टैंडिंग बना है उस प्रोडक्ट के ऊपर या फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर। फिर क्वालिटेटिव तो बहुत आसान है, आपको मैनुअली डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और फिर कंप्यूटर में इस डाटा को डालना पड़ता है और वो सारे रिजल्ट्स बता देता है आपको।
फिर आते हैं हम लोग स्क्यूनेस पे। स्क्यूनेस अगर देखा जाए तो हम लोग जब डाटा कलेक्ट करते हैं, ये मान लीजिए लोग ने डाटा कलेक्ट किया, अभी जो डाटा कलेक्ट होता है वो मेनली आपका डाटा कलेक्ट करने पे आप जब ग्राफ बनाओगे अब ऐसा ग्राफ बनता है, तो इसे कहा जाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे कॉमन टाइप का ग्राफ होता है और इसे ही कहा जाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपका ग्राफ जो है वो आपका ग्राफ अगर बनता है लेफ्ट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड का मतलब क्या है, हम लोग का लेफ्ट साइड क्या होगा, एक सेकंड। तो लेफ्ट स्क्यूड का मतलब क्या है, लेफ्ट स्क्यूड अगर आपका ग्राफ बनता है ऐसा, आप देख सकते हो कि लेफ्ट में स्क्यूनेस है, तो ये हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ। फिर राइट स्क्यूड ग्राफ का मतलब क्या है, राइट स्क्यूड ग्राफ का मतलब है अगर हम लोग का ग्राफ बनता है और राइट हैंड साइड में हम लोग का स्क्यूनेस रहेगा तो वो बन जाएगा हम लोग का राइट स्क्यूड ग्राफ। तो स्क्यूनेस आप लोग को पता चला कि सबसे कॉमन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस अगर लेफ्ट की तरफ रहा तो लेफ्ट स्क्यूड ग्राफ होता है, और स्क्यूनेस अगर राइट की तरफ रहा तो फिर होता है आपका राइट स्क्यूड ग्राफ। वैसे ही आता है हम लोग के कर्टोसिस। कर्टोसिस में वही सेम चीजें होते हैं जैसे आपका ग्राफ रहता है, एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस। तो वहां पर हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं डाटा को इनपुट करते हैं तो हम लोग का बनता है ग्राफ। तो हम लोग का मेसोकर्टिक क्या होता है, ये होता है हम लोग का मेसोकर्टिक, जहाँ पर नॉर्मली हम लोग का ग्राफ बनता है उससे कहा जाता है आपका मेसोकर्टिक। फिर आता है हम लोग का सेकेंड जो होता है आपका लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक, तो लेप्टोकर्टिक आप देख सकते हो अगर हम लोग का ग्राफ बनता है ऐसे करके कोई ग्राफ बनता है तो उसे कहा जाता है लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक आप याद रख सकते हो कि जब कोई लीप करता है तब वो कूदता है, जंप करता है, ये होता है आपका लेप्टोकर्टिक। फिर होता है आपका प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक का मतलब क्या होता है, जब लोअर देन द यूजुअल। मान लीजिए आपका ग्राफ जो है ऐसे करके जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्लैट हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका प्लेटिकर्टिक। जब आपका हाइट ज्यादा नहीं बढ़ता है तो फ्लैट से आप यूज याद रख सकते हो कि फ्लैट। तो जब फ्लैट जाता है आपका ग्राफ तब होता है आपका प्लेटिकर्टिक। अब हम लोग रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे। रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका टाइटल देना पड़ता है, टेबल ऑफ कंटेंट, कौन कौन से आपने टेबल्स यूज किए हैं, क्या फिगर्स यूज किए, एक्नॉलेजमेंट आप किसको थैंक यू बोलना चाहते हो, इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, किस थ्योरी के ऊपर बेसिस करके आपने काम किया है, रिसर्च डिजाइन, डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया, उसको कैसे एनालाइज और इंटरप्रेट किया है, समरी देना पड़ता है कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया है, रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर रिसर्च, सजेशन देना पड़ता है, और आखिर में आपका लिस्ट ऑफ रेफरेंस देना पड़ता है कि आपने किसका किसका डाटा यूज किया, कहाँ कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए। तो ये होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। फिर आपका आता है डिफरेंस बिटवीन डिसर्टेशन एंड थीसिस। तो यहाँ पर मेनली आपको जो डिफरेंस समझना है, डिसर्टेशन होता है आपके मास्टर्स लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पे, और थीसिस जो हम लोग करते हैं वो होता है आप लोग के पीएचडी लेवल पे। तो डिसर्टेशन अगर देखा जाए तो ये हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे करते हैं। इस पे याद रखिएगा कि हम लोग सेकेंडरी डाटा यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा पे मेनली यूज करते हैं, मतलब हम लोग खुद से डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है हम लोग को प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना ही पड़ेगा। आप चाहे तो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो पर प्राइमरी डाटा आपको कलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये जो होता है 10 to 12 पेजेस के होते हैं, ज्यादा लंबा नहीं होता है, सिर्फ शॉर्ट रखा जाता है, और ये काफी लॉन्ग और डिटेल्ड प्रोसेस होता है, काफी लॉन्ग और डिटेल प्रोसेस होता है। इसमें आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिलता है टॉपिक के बारे में, इसमें आपका डिटेल नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना पड़ेगा टॉपिक के बारे में। फिर यहाँ पर कोई एडिशन नहीं होता है, पहले से हम लोग को जो नॉलेज प्रोवाइड होता है उस पर काम किया जाता है। इसमें हम लोग को न्यू नॉलेज गेन करना पड़ता है कि हम लोग प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो फिर से डिसर्टेशन और थीसिस जब आप नोट्स बनाएंगे तब ऐसे बनाइएगा तो आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगा। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फुट नोट्स। आप अगर देखेंगे विकिपीडिया पे तो लास्ट में फुट नोट्स होते हैं जहां पर ब्रैकेट में आपके सोर्सेस को दिया जाता है कि कहाँ से इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लिया गया है, वहां पर फुट नोट्स दिए जाते हैं। तो फुट नोट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर ईबीट की बात किया जाए तो ईबीट का मतलब होता है कि सेम ऑथर और सेम किताब में इस इंफॉर्मेशन को लिया गया है। OP.CIT का मतलब होता है कि सेम ऑथर जो है किसी और किताब में उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया। LOC.CIT का मतलब होता है ये टाइटल और पेज नंबर। मान लीजिए किसी चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दिया गया है, तो उस किताब का टाइटल और पेज नंबर अगर दिया जाएगा तो उसे दिया जाएगा LOC.CIT। फिर आते एटैल पे। एटैल का मतलब होता है ये रेफर करता है नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन यूज किया है। फिर हम लोग आते हैं शोध गंगोत्री और शोध गंगा पे।
शोध गंगोत्री अगर देखा जाए, शोध गंगोत्री होता है हम लोग के स्टार्टिंग पे लेवल पे, जब हम लोग कोई टॉपिक को डिसाइड करते हैं, और फाइनल के लेवल पे हम लोग आते हैं शोध गंगोत्री पे। जब हम लोग का थीसिस कंप्लीट होता है तब उसे हम लोग अपलोड करते हैं आपके शोध गंगा पे। स्टार्टिंग में शोध गंगोत्री और फाइनल पे शोध गंगा। तो शोध गंगा जो सिस्टम यूज करता है उसे कहा जाता है INFIBNET। इसका फुल फॉर्म काफी बार आता है आपके एग्जाम में, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसमें ऑनगोइंग थीसिस और डिसर्टेशन देते हैं, और जब हम लोग कंप्लीट करते हैं तब इसे हम लोग कहाँ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस, तो फिर देते हैं हम लोग शोध गंगा पे। इससे मेंटेन कौन करता है, तो UGC। अब हम लोग देखेंगे रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स की अगर बात की जाए तो रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है हम लोग जहाँ से भी नॉलेज को गेन करते हैं उससे प्रॉपरली हम लोग को क्रेडिट देना चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने चाहिए। तो ये होता है रिसर्च एथिक्स, जहाँ पर हम लोग क्रेडिट देते हैं। और दूसरा, हम लोग केयर करते हैं फॉर द सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, जैसे कि वो कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सबके साथ शेयर नहीं करना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये इन्फॉर्मेशन दिया। आपको सिर्फ जो नॉलेज आपको मिला है उसी को रखना है। तो फिर पर्सन का जो सेफ्टी है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसे कहा जाता है केयर फॉर द सब्जेक्ट्स। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है। और कोई भी क्वेश्चन हो या फिर डाउट्स हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो काइंडली आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं श्योरली उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और हम लोग सब मिलेंगे अगले वीडियो पे।